परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजन समिति का धन्यवाद देती हूँ। सर, डॉक्टर प्रफुल्ल उबरे सर, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, जीएस साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खामगांव, साथ ही फ्रॉम 1987 से। इसी के साथ सर एट प्रेजेंट वाइस प्रिंसिपल के रूप में वहां पे कार्यरत हैं। सर के अंडर में अभी तक एक पीएचडी अवार्ड हुई है, एक का सबमिशन हुआ है, और इसी के साथ 3 ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जिनको कि सर का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ सर का रिसर्च के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान है। जैसा कि सभी हम देख सकते हैं, मोर देन 36 पेपर्स जो हैं उनके नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हैं। इसी के साथ अन्य जिम्मेदारियों के रूप में सर IQAC मेंबर हैं व क्राइटेरिया 3 के इंचार्ज हैं। ऐसे बहुमूल्य प्रतिमुखी प्रतिभा हमारे सामने है, जिनका भी ज्ञान हमें प्राप्त होने वाला है। सर, मैं इनके स्वागत के लिए एक्स वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर उदय मांझी सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर का मोमेंटो देकर स्वागत करें। थैंक यू सर। अब मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद सर। Hello, ladies and gentlemen, very good afternoon to you. लगता है आप सब लोगों ने खाना तो खा ही लिया होगा। खाना खाने के बाद में आप यहाँ बैठे हो। वैसे देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स ये जो सब्जेक्ट है, बिना खाना खाए हजम नहीं होता है, तो उसके लिए खाना जरूरी होता है। आप लोगों ने खाना खाया होगा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने बैठे होंगे। मैंने सोचा कि मेरा जो हॉल है वो पूरी तरह से भरा होगा, पर देखता हूं तो शायद बहुत सारी टिकट्स अभी खाली है। कोई हरकत नहीं, आज का सब्जेक्ट ही वैसा है। स्टैटिस्टिक्स आप अगर पढ़ते हो तो बहुत दर्दी लोग पढ़ते हैं। बिना दर्द वाले लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ नहीं पाते हैं। जिनको दर्द होना चाहिए वही लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, और आप लोग उनमें से हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आप दर्दी लोग हो, आपके लिए हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। अब आप कहोगे कि सर आप अपने मुंह से कह रहे हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक सुना है, जरा देखे तो कैसा अच्छा टॉपिक है। हमने सुना, हमने आपके लिए लेके आए हम लोग स्टैटिस्टिक्स ए ग्लोरी ऑफ साइंस। कभी किसी के मन में विचार आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स है और वो कैसे क्या ग्लोरी ऑफ साइंस हो गया? ऐसा हो सकता है ना? स्टैटिस्टिक्स एक ग्लोरी ऑफ साइंस कैसे बनी? वैसा देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने अगर आप बैठते हो तो थोड़ा तो ऊपर से जाता होगा, इतने जल्दी समझ में नहीं आता है स्टैटिस्टिक्स। बहुत बहुत उसके लिए बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। आप लोग देखे भी होंगे, इंग्लिश चलेगा, मराठी मराठी बिल्कुल ही नहीं चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश चलेगा। तो प्रॉब्लम ये है
कि मैं थोड़ा हिंदी में कच्चा हूँ, तो जो भी मेरे वर्ड्स आते हैं तो वो मराठी मिश्रित होते हैं, तो आप जरा थोड़ा समझ लीजिए। तो मराठी मिश्रित हिंदी बोलूंगा जो आपके समझ में आती है, और इंग्लिश तो वो तो मुझे आता ही है तो इंग्लिश का कोई तकलीफ नहीं है, मराठी मिश्रित हिंदी चलेगी। तो देखिए, हमने स्टैटिस्टिक्स ए ग्लोरी ऑफ साइंस ये सब्जेक्ट चुना है। पहला भाग है स्टैटिस्टिक्स माने क्या, स्टैटिस्टिक्स का उदय कहाँ से हुआ, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको स्टैटिस्टिक्स लाने में यहाँ लाना चाहिए ऐसे समझ में आया। हम उस आदमी को देखना चाहेंगे, पर अभी देख नहीं सकते, बहुत पुराना आदमी है। तो वो महान आत्मा को हम स्मरण करेंगे कि भाई जिसने ये स्टैटिस्टिक्स लाया। और दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत से लोग रिसर्च के पीछे भाग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो रिसर्च आपके लिए आवश्यक है। तो स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च में क्या उपयोग है, उसके बाद में हम लोग जाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स बोले तो बहुत नंबर्स 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 नंबर्स, आप सब लोगों को पता है बहुत सारे नंबर। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं। So what is the use of statistics in big data analytics? बिग डाटा एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिक्स किस तरह से यूज होता है। और तीसरा हमारा ये रहेगा कि भाई व्हाट इज द डाटा साइंस। आप आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है दैट इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डाटा साइंस। डाटा साइंस जो ब्रांच है वो बहुत ही अच्छी ब्रांच है, और उस ब्रांच में स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का किस तरह से उपयोग होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में बताऊंगा और रिसर्च के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये 3 भागों में मैंने इसका वर्गीकरण किया है। तो आई होप जितने भी दर्दी यहाँ प्रेजेंट है और ऑनलाइन जितने भी लोग प्रेजेंट है वो इस प्रेजेंटेशन का सही मायने में आनंद उठाइए। और कोई किसी के मन में किसी भी तरह की दिक्कतें अगर आती है तो बिन झिझक मुझे पूछिए, आई विल आंसर फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट। Yes, the contents of today's presentation, very simple contents and very short content. Application of statistics in day-to-day life. Statistics and research, what is the use of statistics in research? Big data analytics क्या चीज है और उसमें statistics का क्या उपयोग होता है। बाद data science क्या चीज है, what is the use of statistics in data science, and what are the key skills in data science. So this presentation is mainly divided into these portions. Next. Yes, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहूंगा जिसने स्टैटिस्टिक्स को लाया है, आपके सामने रखा है। पर मैं उसका स्मरण तो अभी तो नहीं कर सकता, सिर्फ उसको हाथ जोड़ सकता हूँ। एक्चुअली ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो चीज है
कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो आपको शायद पता होगा, महाभारत वगैरह आपने जाना होगा। उसके बाद में और एक, यस, महाभारत का ये है, स्टोरी है ये, नल दमयंती व्याख्यान आपने पढ़ा होगा। उसमें एक बार ऐसे हुआ कि भाई नल राजा और भंगासुर राजा, ये दोनों जंगल में से घूम रहे थे। जंगल में से घूमते घूमते भंगासुर ने नल राजा से पूछा कि यहाँ पे जितने भी पत्ते पड़े हैं उसके बारे में, उसका काउंटिंग मुझे बताइए, कितने पत्ते हैं। बहुत सारे पत्ते पड़े थे। नल राजा बोले, भाई पत्ते जो होते हैं ना, झाड़ के पत्ते जो होते हैं, उसका अगर काउंटिंग आप करने लगे तो इट्स नॉट सिंपल। ठीक है, एक एक पत्ता अगर आपको काउंटिंग करना पड़ा तो इट्स नॉट सिंपल। तो ही सेड 5 कोटी ऑफ लीव्स and 1 कोटी is equal to 10 million. नल राजा ने इस तरह से जवाब दिया कि there are 5 कोटी of leaves and that is 1 कोटी is equal to 10 millions. अगर आप चाहे तो गिन लो, नहीं तो मेरे उत्तर को सही मानो। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो गिन लो, कितना, 5 कोटी of leaves and 1 कोटी is equal to 10 millions. So there are 50 millions of leaves found here. अब वो 50 मिलियन पत्ते काउंटिंग करने के लिए उसे, we don't have means dare to count that number of leaves. So actually वहां से वो जो स्टैटिस्टिक्स है, तो भंगासुर जो राजा था उसको स्किल्स इन नंबर्स इसके बारे में पता चला, और एट द सेम टाइम ही गॉट टू नो द एस्टिमेशन थ्योरी, हाउ टू एस्टिमेट। सपोज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर हमने कह दिया कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज हु आर सिटिंग हियर? 5 feet, only just 5 feet. Okay, so yes, 165. Okay, the average height of the students who are seated here is 5 feet and suppose 2 inch. Suppose 2 inch. ये हमने बता दिया कि the average height of the students who are seated here is 5 feet और 2 इंच है। तो अगर ये है तो उसको हमको एस्टिमेट करना होगा, उसको हमको एस्टिमेट करना होगा ना। हम वैसे तो नहीं कर सकते। अगर इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर ये सारे के सारे कुर्सियां भरी होती तो अपने पास में पॉपुलेशन कितना होता, कितने की स्ट्रेंथ है यहाँ पे, 200। तो 200 का पॉपुलेशन अगर होता तो मैं हर एक के पास में जाके टेप तो नहीं लगा सकता था कि भाई आपकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। तो आई विल जस्ट टेक ए सैंपल फ्रॉम दैट, आई विल जस्ट टेक ए sample from that, and on the basis of that sample I can say that the average height of the students who are seated here is 5 feet and 2 inches. 5 feet, अगर 5 feet है तो 5 feet या 5 feet 2 inches. So that is, this considers the sample theory. Sample theory जो है उसमें से इसका यानी that is called as the estimation also. On the basis of a sample you are estimating the value. Okay, so origin of statistics, देखो जर्मन स्कॉलर गॉटफ्रेड एचेनवाल in the middle of the 18th century he used this word statistics first. Now actually what is the use of statistics in the initial stage? What is the use of statistics in the initial stage? पुराने काल में statistics का क्या उपयोग होता था? So it is the science of statecraft. Science of statecraft. तो स्टेट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, हम लोग कौन से स्टेट में हैं? महाराष्ट्र स्टेट में। महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड जो कोई बातें हैं उसके बारे में जो बातें हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते थे, राइट? So it is the science of statecraft, right? All these words, Latin words, in the Latin words it is called as the status,
In the Italian word, it is called as the statistica. Then in the German word, it is called as the statistic. And in the French word, it is called as the statistique. Now, all these are words used for statistics, and it means it is the science related with the statecraft. So statecraft बोले तो क्या चीज है? All means, all these words means the political state, right? Now, what do you mean by statistics here? It means the information. It means the information useful to the state, such as information about sizes of the population, human, animal, product, and armed forces. इन सब के बारे में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, न्यूमेरिकल फैक्ट जो है, उन फैक्ट्स को स्टैटिस्टिक्स करके कहा गया था। ये पुराने काल का बोलना है कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है इन सारी बातों को स्टैटिस्टिक्स कहा गया था कि द न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट द स्टेट, human population, animal population, plant population, armed forces population, that was called as the statistics. पुराने समय की बातें हैं, लेकिन अब हर एक चीज को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, हर न्यूमेरिकल फैक्ट को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सेंसस आप लोगों ने देखा होगा, सेंसस जो 2021, 2011, 2021 इनका जो सेंसस है वो आप लोगों ने देखा होगा। व्हाट इज दिस? दैट इज ऑल नथिंग बट द स्टैटिस्टिक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स, यस प्लीज, नेक्स्ट राइट, यस नेक्स्ट, यस। The definition of statistics is very simple definition. What is statistics? Statistics is a numerical fact arranged systematically in the form of a table. Very simple definition of statistics. It is a numerical fact. All the numerical values which are arranged systematically in the form of a table, row wise, column wise. ये जो चीजें हैं उसको जब हम न्यूमेरिकली सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। This is called as the statistics, or it is also called as the science of handling all the numerical values or all the numerical information. ये जो numerical information है उसको handle करने के लिए भी हमको कोई science चाहिए होता है। How to find out mean, how to find out variance, how to find out standard deviations, when to apply t-test, when to apply z-test, when to apply chi-square test. इन सारे चीजें जो है, that is nothing but the science. So it is the science of handling all the numerical data. So science of handling all the numerical data is nothing but the statistics. It is called as the statistics, right? So it is the science of handling set of numerical information, process and techniques used to collect, process and analyze the data set of numerical information so as to make the inferences, right? So what statistics means? Actually, what actually statistics means? Statistically, statistics goes through 3 steps. What are the 3 steps? Collection of data, then process of data, then analysis of data so as to arrive at a meaningful interpretation. That is called as the statistics. Okay? Statistics is the science of handling set of numerical information. Means what? How that science works. कैसे वर्क होता है? पहले तो कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करता है. How many number of students are there whose height is 5 feet and 2 inches? So he's collected that data. Then process that data. Then make the analysis of that. And then make the interpretation so that can be arrived at a single conclusion or useful information. That is called as the statistics. समझ में आ रहा है सबके? Yes. If suppose you have any queries
in the mid session also you can ask. You can stop me and you can ask. Right? तो ये समझ में आया आपके? Statistics क्या चीज है ये समझ में आया? So it is just the science of handling numerical information. Right? तो साइंस है तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर होनी चाहिए. तो प्रोसीजर ये है कि कलेक्शन, then process, and then making the analysis, and then arrive at the interpretation. Some interpretation में हम we can come to the conclusion. Next, this picture shows you what do you mean by statistics. Here you see it's the complete picture of statistics: collection, data, organization, descriptive, scientific, interpretation, statistical inference. All these complete statistics जो है वो इस फिगर में दबा हुआ है. मैं ये तो नहीं कहूंगा दबा हुआ है, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल फिगर, छोटी फिगर है. इतने छोटे फिगर में अगर स्टैटिस्टिक्स पूरा दबा हुआ है तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट स्टैटिस्टिक्स. ऐसा नहीं है, लगने में तो दिखने में तो बहुत छोटी फिगर दिखती है, लेकिन अगर आप उसको देखोगे तो कलेक्शन का इतना सारा माहौल है, प्रोसेशन का इतना सारा माहौल है, टैबुलेशन का इतना बड़ा काम है, और उसका एनालिसिस का तो काम पूछो ही मत. एनालिसिस कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकता है, particularly based by using a valid statistical test. ठीक है? So this is about the statistics meaning. Yes, next. Yes. Now, what are the applications of statistics in day-to-day life? बहुत सारे applications है, उसमें से थोड़े बहुत applications मैंने यहाँ पे लिए हैं. इतने सारे applications है कि हम लोग उसको गिन नहीं सकते, लेकिन बहुत कम छोटे applications हमने लिए हैं. पहला तो application है economics में, statistics in economics, social science, statistics in education. I will not go into the detail of these applications, that everybody knows about this. अगर आपको नहीं पता है तो you can ask me what is the application of statistics in some branches. I can explain it. Statistics in programming, health industry, weather forecasting, business, government, insurance, quality test, research work, statistics in planning, statistics in big data, data science, environmental statistics, actuarial science. इसमें से बहुत कम लोग जो है वो मैं आपको बताऊंगा. Quality test, whether the quality of the product is okay or not. जो हम product prepare करते, manufacture करते हैं, तो वो product जो है, the finished product is okay or not. There are some steps, there are certain tests to taste this, whether the finished product is okay or not. So that is called as the acceptance sampling, or with the help of the charts अगर हम देखते हैं तो that is called as the statistical quality control, right? So quality control में भी इसका use होता है. Then big data जो हमारा आज का portion है उसमें हम बहुत ज़्यादा importance देंगे. Statistics in big data. I will explain you what is big data and what is the use of statistics in big data. That I will come in big data analytics step में मैं आऊँगा. और statistics in research work. This is a very important these days. Statistics in research work. और लगता है आप लोगों को भी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, आपके अगले जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उपयोग है. What is the use of statistics in research work? अगर आप रिसर्च करते हो तो किस तरह से आपको जाना चाहिए, कौन से स्टेप वाइज आपको जाना चाहिए, और हाउ यू आर यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन दैट रिसर्च वर्क, that is very important. So I will make more emphasis on this concept. Then I will explain you big data analytics क्या है और data science क्या है, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा. Next. Now back. Now see, statistics is having use in all these branches. Now all these branches,
they are the very important for the development of the nation. Right, all these factors contribute to the development of the nation. So statistics found many applications in the development of nations. ये जो चीजें हैं, सारी चीजें जो है, they are all related with the development of the nations, and statistics are using in that development of the nation. So I can say you that statistics is mainly useful in the development of the nations. अगर statistics नहीं है, so there will be no development of the nation. Nobody can use economics, nobody can use research, nobody can solve even big data, nobody can use data science. अगर statistics नहीं है तो, of course, all other branches are also useful. But अगर statistics वहाँ नहीं है और बाकी सारे branches है, so you will not survive. Nobody will survive. So this is very important branch in science that everybody should have knowledge about it. And so that's why I consider I contribute to this glory of science, statistics glory of science. Next, please. Yes, statistics has important role in determining existing position for per capita income, unemployment, population growth rate, housing and schooling medical facilities in a country. अगर समझो, आप एक बात ख्याल में रखो, अगर आपके पास में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी स्टैटिस्टिक्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल विथ यू अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा समझिए क्या होगा अगर आपके पास में कोई आइडिया नहीं है, तो क्या होगा, आपको समझेगा ही नहीं कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है और पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए किस तरह से उपाय करने चाहिए, और पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन के जो बढ़ता रेट है उसको हमको फेस करने के लिए किस तरह से जाना होगा, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है 10 गुना और हम लोग है 1 गुने पे. So it's very difficult to understand this, and this you can understand with the help of statistics only. So it's having very important role in determining per capita income क्या है, unemployment किस तरह से हो रहा है, unemployment rate. अगर आप, हम लोग अभी बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 100 में से अगर सपोज 1-2 को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि नहीं है, आपको क्या लगता है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है. अगर 100 में से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 95 लोग जो है वो वैसे ही रह रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीजिंग. So if you don't have the idea about unemployment rate, if you don't have the idea about per capita income, if you don't have the idea about population growth rate, I think that nobody will survive in this nation. So it is very important to have the knowledge about statistics, and so that's why it is a glory of science. That's why it is a very much importance of statistics in the science. Next, please. Yes. Now, the first portion which I want to take is what is the application of statistics in research. ये भी देखिए, ये figure जो है, this is very simple figure and very small figure, but this figure explain all the steps which are important of statistics in research. देखिए, search, research. So very important thing is search. You have to search something, that is called as the research. Research क्या होता है? Research क्या होता है? Yes. Yes, something. Yes, very right. Very good. In a systematic way. So that is very important. Finding solution to the new problem in a systematic way.
That is very important. Finding solution to the new problem, anybody can find. Anybody can find solution to the new problem, but in a systematic way. That systematic way is nothing but the statistics. Systematic way of finding solution to the new problem means you are using a statistics in that. कैसे यूज होता है देखते हैं हम लोग. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में हम आपको लगेगा डाटा. सबसे पहले डाटा लगेगा. डाटा यू कैन गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट एड्रेस www. जो भी आपको यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं और बाद में आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं. देखो बीच में एक इस तरह से भिंगा दिया है, क्या बोलते हैं आप उसको, भिंग 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 मैग्नीफाइंग ग्लास. उसका मतलब क्या है? यस, इस तरह से सर्च करना है कि आपको सारी चीजें देख सके. वो मराठीमध्ये त्याला म्हणतो आपण भिंगा. त्या भिंगात आपण बघतो आहे ते कसं बघतो आहे तुम्ही जनरली बघा, तुम्ही घरी वापरत असाल भिंगा जो ग्लास आहे तो वापरत असताना आपण कसं काय म्हणतो की मला सगळं दिसतं आहे आणि सगळं दिसावं याच्यासाठी ते सगळं आपण तो ग्लास आपण वापरतोय, बरोबर ना. So this is very important, right? So all these are very important. Analysis, website address, ये गॉगल भी है यहाँ पे दिया है, चश्मा. You have to use another type of goggle for finding solutions to the problem. Yes, next please. Yes, this is very important that that person told me. What is his name? What is your name? Tushar. Yes, very good. Tushar told very earlier just now that it is a systematic way of solving any problem. So that systematic way is what? Systematic way मतलब कहीं पे भी आइए और प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठिए, इस तरह से नहीं होता है. सिस्टमैटिक वे मतलब आपको सिस्टमैटिक वे से जाना होता है. तो आप कैसे जाओगे? तो सबसे पहले बात ये दिखाई देता है सबको, क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे? डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम. आपको डिफाइन करना होगा रिसर्च प्रॉब्लम. इन ऑन विच प्रॉब्लम यू वांट टू मेक द रिसर्च. क्या है आपका प्रॉब्लम? अगर आप फिजिकल एजुकेशन के हो और आपको देखना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जो है योगा एक्सरसाइज है, बाकी हार्ड एक्सरसाइज जो है वो उपयोग करने से पहले और वो उपयोग करने से बाद में व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ ए पर्सन. मेरा एक स्टूडेंट जो है उन्होंने इस पे रिसर्च किया है. So he used statistics there. I made guide, right? तो आपको देखना है कि what is my problem, मेरा प्रॉब्लम क्या है वो आपको डिफाइन करना होगा. You have to search for your problem. You should have a proper problem. कहाँ पे आपको करना है, कौन सा प्रॉब्लम सर्च करना है, कौन से प्रॉब्लम पे आपको कुछ कंक्लूजन लाना है, तो that is very important. So firstly you have to define a research problem. The next one, very important concept, review of literature. अगर आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया और वो प्रॉब्लम किसी बंदे ने दूसरे स्टेट में जाके पहले ही कर लिया तो आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं रहा, है कि नहीं. अगर एक बंदा है उसने प्रॉब्लम डिफाइन किया लेकिन उसी प्रॉब्लम को या उससे इम्प्रूव्ड वर्जन को किसी बंदे ने दूसरे जगह पे जाके उसको डिफाइन कर लिया, उस पर रिसर्च भी कर लिया और he arrive at some conclusion. तो आपका यूज क्या रहा? आपका यूज क्या रहा? मेरा एक स्टूडेंट है, उसने हंगर प्रॉब्लम पे रिसर्च किया. हंगर प्रॉब्लम पे रिसर्च किया, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स और व्हाट इज द स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव स्टडी. इस पे उसने रिसर्च किया. मैंने उसको बोला कि भाई जल्दी फिनिश कर, आप 1 साल लगाओगे, दूसरे बंदा उसमें चले जाएगा, वो कर लेगा, वो पब्लिश भी कर देगा, आपका क्या उपयोग होगा. तो आप जल्दी करो.
जल्दी करो, करते करते अभी उन्होंने उनका थेसिस सबमिट किया and now he is going to get the award in this week only. So time period is very important, right? So review concepts and theories. बाकी लोगों ने इस पे क्या काम किया है? Then review previous research finding. पहले तो आपके रिसर्च के बारे में रिव्यू करो. दूसरा, आपके पहले लोगों ने क्या किया इस पे, उसमें आप रिव्यू करो. तो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ डूइंग रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स. पहला स्टेप्स है आपका प्रॉब्लम डिफाइन करो. दूसरा स्टेप्स है उस पर रिव्यू करो, लोगों ने क्या काम किया है. देन मेरे ख्याल से अभी लास्ट सेशन में आपको इसके बारे में पता चला होगा. फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, व्हाट यू वांट टू टेस्ट, व्हाट यू वांट टू टेस्ट. इसमें आप क्या टेस्ट करना चाहते हो. अगर आपको वही पता नहीं है तो हाउ विल यू मेक द रिसर्च. अगर रिसर्च आपको करना है, रिसर्च मीन्स व्हाट, रिसर्च मीन्स व्हाट, सर्चिंग फॉर सम न्यू कंसेप्ट, सर्चिंग फॉर योर न्यू प्रॉब्लम्स. वो आपको पता, वो करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो ये सारी बातें करनी होगी. पहले तो रिसर्च डिजाइन, रिसर्च प्रॉब्लम आपको डिफाइन करना होगा. बाद में रिव्यूज में जाना होगा, कौन कौन से रिव्यूज है, किन किन लोगों ने क्या क्या काम किया है और पिछले वाले लोगों ने क्या काम किया है, वो भी आपको करना होगा. बाद में आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करना होगा. यस, हाँ, या बोलिए. हम्म. मैडम का कहना है कि नेचुरली हाइपोथेसिस पहले आना चाहिए. इसी बारे में बोलते हैं ना. एक मिनट मैडम को दीजिए, मैडम को दीजिए. नॉर्मली सर जब भी हम मतलब कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में आता है कि हम्म. ये में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस. कि हम मतलब परिकल्पना सोचते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए उसका जो प्रोसेस है लाइक रिसर्च, कि उसके लिए हम टाइटल क्लियर करते हैं, देन स्टेप्स हैं. ये मैंने काफी लेक्चर से मैंने ऐसा पढ़ा है और मैं उसके थ्रू गई हूँ. तो सर कहीं कंट्राडिक्टरी होती है, तो सर यदि उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है, तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा. थैंक यू वेरी मच सर. आपके क्वेश्चन का जवाब आप ही ने दिया है. आपने क्वेश्चन भी पूछा, उसी में जवाब भी दे दिया आपने. यस, फॉर दिस स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू. आपने कहा कि आपके दिमाग में कोई कल्पना है, उसके बारे में आपने हाइपोथेसिस सेटअप कर लिया, दिमाग में ही कर लिया, ठीक है. और उस हाइपोथेसिस के आप जरिए आप अपना रिसर्च बढ़ा रहे हो आगे, इस तरह से आप बता रहे हो. तो मैं ये कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ कल्पना है, मतलब आपके दिमाग में रिसर्च प्रॉब्लम है, कल्पना है मतलब रिसर्च प्रॉब्लम है. एट द सेम टाइम आपके दिमाग में कोई हाइपोथेसिस आया है, तो वो तो है, लेकिन उसको आप किस तरह से एग्जामिन करोगे. आपके दिमाग में कोई हाइपोथेसिस आया है तो वो तो आना ही चाहिए. अगर वो नहीं आया है तो कुछ उसका मतलब ही नहीं है. हाइपोथेसिस तो आना ही चाहिए, प्रॉब्लम भी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इन प्रॉब्लम में किन किन लोगों ने काम किया है वो भी आपको देखना पड़ेगा. अगर आपने नहीं देखा और उस पर काम किया है, हम अगर समझो तुषार काम कर रहा है, तुषार को पता है क्या चीज है और हम काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे से पहले तुषार ने बाजी मार लिया, मेरे ही प्रॉब्लम पे वो भी काम कर रहा है, उसने किस तरह से हाइपोथेसिस सेटअप किया है वो उसका वो जाने, मैंने किस तरह से हाइपोथेसिस सेटअप किया है वो मुझे मालूम है. लेकिन मेरे से दौड़ में वो आगे है, मैं बन गया कासव, वो बन गया ससा, उसने बाजी मार लिया, उसने अपना अपना रिसर्च जो है वो पब्लिश भी कर दिया, मैं कासव की तरह से जा रहा हूँ और फिर बाद में मैं मेरा रिसर्च पब्लिश कर रहा हूँ. तो मेरे रिसर्च को तो कोई
मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जो फाइंडिंग्स है वो उसने पहले ही पब्लिश कर दिया है। तो आपके दिमाग में कोई कल्पना आनी ही चाहिए, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। मतलब दैट कम्स अंडर रिसर्च प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस आना चाहिए। सिर्फ मैडम का जो तीसरे नंबर का जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। कोई कल्पना है तो उसके बारे में हाइपोथेसिस भी आना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब उसके बाद में एनालिसिस का पोर्शन चालू होता है, वो तो बाद में देखेंगे। अब ये अगर समझो तीसरी वाली बात दूसरे नंबर पे आ गई, और अगर उन्होंने हाइपोथेसिस सेटअप कर लिया, तो उसके बारे में किन किन लोगों ने काम किया है वो तो आपने को देखना पड़ेगा ना। किन किन लोगों ने काम किया है उसके बारे में वो तो हमको जानना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर वो नहीं जानोगे आप तो आपके मतलब क्या रहेगा, तो आपको रिव्यू लेना पड़ेगा। रिव्यू कंसेप्ट्स और थ्योरीज, that is very important. What job has been done by the previous researchers on these type of problem? What previous researchers has done on this? And what is the review of previous research finding? वो भी आपको करना होगा, और उसके बाद में आप हाइपोथेसिस पे जाओगे। उसके बाद में आप हाइपोथेसिस पे जाओगे, और उसके बाद में होगा हाइपोथेसिस सेटअप हो गया, रिव्यू पता चल गया, प्रॉब्लम तय हो गया, रिसर्च का प्रॉब्लम तय हो गया। उसके बाद में आप यू जस्ट डिजाइन द रिसर्च, किस तरह से करना है, विच स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर दैट। कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, रिसर्च करते हो तो कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसको आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करने के बाद में उसका आप एनालिसिस करोगे, तभी तो आप इंटरप्रिटेशन पे आओगे। ये सारी चीजें जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कम्स अंडर डिजाइन ऑफ रिसर्च। कलेक्ट द डाटा, analyze the data, and then interpret and report the data. So collection of data, make the analysis of the data, and then you interpret and report the data. Now there are 3 types of research. कौन से types है, that comes in the next slide, please. Yes, applied research and basic research. Applied research कौन से होते हैं, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। जो प्रॉब्लम है उसको ओरिएंट करना, मतलब कौन सा प्रॉब्लम है, राइट, एंड हाउ विल यू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको सॉल्व करना होगा, दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। एंड द बेसिक रिसर्च, basic research, what is the effect of mobile on the school going children, school going children's way, what is the effect of mobile, what is the effect of social device on the school going children. So this is the basic reason. What is the effect of stress on the labor work करने वाले जो लोग होते हैं उन पे स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, so that comes under basic research. What is the problem oriented research? Suppose the Apple company wants to make the satisfaction to the customer. अगर Apple company कोई product launch कर रही है, तो what is their aim? That is aim is to satisfy the customer, right? So to satisfy the customer, what they will do? They will make the satisfaction survey. So this is completely theoretical survey, theoretical research. ये theoretical research हो गया। अगर आपको numerical research में जाना होगा तो you have to go for the problem solving research. कौन सा होता है? Suppose अगर आपको somebody says that revenue of car decreases by 12%. Revenue of car company decreases by 12%. This is the problem, right? So how will you solve the problem? कोई बता सकता है? Revenue of car decreases by 12% this month or this year.
How will you go for this problem? Firstly, you will collect the data. Firstly, you will collect the data. What happens to the, what is the production of car? What is the sale of the car? और क्या चीज है, किस वजह से रेवेन्यू ऑफ कार जो है वो डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से? कोई प्रॉपर उसमें जो ये होता है एक्सेसरीज वगैरह होते हैं, जो भी चीजें होती है वो प्रॉपर से नहीं होगी, या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं किए होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू ऑफ कार कंपनी में डिक्रीज बाय 12% हो, जो भी ये है। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेटिस्फेक्शन सर्वे अगर आपको करना है, और एप्पल कंपनी का चाहती है कि भाई हम सेटिस्फेक्शन सर्वे ले, लोग हमारे से सेटिस्फाई है कि नहीं, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो दे विल गो फॉर द सेटिस्फेक्शन सर्वे। अगर सेटिस्फेक्शन सर्वे में उनको पता चलता है कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से लोगों के मन में नहीं भर रहा है, तो वो उसमें वर्क करेंगे, राइट? दे विल गिव अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू द कस्टमर, राइट? कंज्यूमर बिहेवियर की जो बातें होती है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है उनको चाहिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, और अगर हम नहीं दे सकते उनको अच्छी अच्छी बातें तो हमारे प्रोडक्ट का कोई भी मूल्य नहीं होता है। एप्पल फोन जो है वो इस समय क्यों फर्स्ट रैंकिंग पे है? बिकॉज ही इज गिविंग ए वेरी गुड सर्विस टू द कस्टमर एंड देयर फीचर्स आर आल्सो वेरी गुड। कोई भी आज रियलमी नहीं जानता, रियलमी कोई लाइक नहीं करता। मेरे पास में रियलमी है इसलिए बोला, आपके पास में शायद सैमसंग हो या किसी के आपके पास में कौन सा? रियलमी है, ओके। तो कोई भी हो सकता है, मेरे पास में रियलमी है। तो शुरुआत हम सही करें कि कोई भी बंदा जो है, यस सर हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्वांटिटेटिव बेस्ड है और ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो है वो क्वालिटी बेस्ड है। गुड, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? सुमित, यस एग्जैक्टली। सुमित को सारी चीजें शायद पता चल गई, तो हम जो बोलने वाले हैं उनको पता चल गया। So applied research, that applied research comes under two categories: problem oriented research, then problem solving research। बेसिक रिसर्च के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि भी अगर अगर आपको स्ट्रेस का कोई इफेक्ट लेबर पे जानना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट डिटेल स्टडी ऑफ दैट। सो दैट इज called as the basic research. Yes, one more, next. Yes, next. एक मिनट, लास्ट बैक ये देखिए इसमें लिखा है WTO does problem oriented research for developing country। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और दे आर डूइंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। There is one more company in our India, that is India Agriculture and Process Food Export Development Authority, that is called as APEDA। This is related with the agricultural sector। वो एग्रीकल्चर के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेके आते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। So that comes under, and then problem solving research। So this type of research is done by individual company for the problems faced by it। कंपनी क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है उसके बारे में अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो दैट कम्स अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। तो ऑल द न्यूमेरिकल फैक्ट्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, so that you can consider again under problem solving research। Then next, basic research। So this research which is done for knowledge enhancement, right? So that given under basic research। Then next, yes, ये हो गया मेरा पहला पोर्शन, statistics in research। What is the use of statistics in research? अब हम जा रहे हैं बहुत अच्छी टॉपिक की तरफ, that is the big data। अगर हमारे पास में बहुत बड़ा डाटा है तो उसको स्टैटिस्टिक्स किस तरह से
काम करेगा, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स किस तरह से काम करता है। मैंने देखो मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वही इस तरह से रखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए ग्लोरी ऑफ साइंस, इट इज अ ग्लोरी ऑफ साइंस, नोबडी साइंस deals with the big data. Some sciences are there, but very frankly or very fluently, with the help of statistics only, that can deal with the big data. So what is the big data? Big data मतलब क्या? Big data is the data which is high in volume. Volume कैसा volume होना चाहिए? Data volume is 0.8 zettabyte to 35 zettabyte. शायद आपको ये वर्ड पता नहीं होगा। zettabyte मतलब क्या, zettabyte मतलब क्या वो पता नहीं होगा, हम आपको बताएंगे, अगले स्लाइड में दिया है। So that is called as the big data. Big data is a huge volume of data that cannot be stored and processed using the traditional computing approach within a given time frame. So that is called as the big data. तो अगर big data है तो किस तरह से, just so what is big data? Big data is the data whose scale, diversity, complexity requires new architecture, techniques, algorithm, analytics to manage it and extract value and hidden knowledge from it. Big data जो है, what is that big data? Big data, what is the volume of that big data? The volume is zettabyte. So that will comes in the next slide. Yes, next one. Next one. Yes, this table will explain you what do you mean by zettabyte. You see the nomenclature is given. 1 byte is 8 bits. All of you know this. Then 1 kilobyte is 1024 bytes. Okay. 1 kilobyte means 10 raised to power 3 bytes. Then megabyte, 10 raised to power 6 bytes. Then gigabyte, 10 raised to power 9 bytes. Then petabytes, 10 raised to power 15 bytes. Exabyte, 10 raised to power 18. Then comes zettabyte. Yes. How can you relate big data with the sports and physical education? कोई भी डाटा हो, कोई भी आपके लिए आपके पास में डाटा हो, सपोज स्पोर्ट्स डाटा, सपोज यू आर गोइंग टू वन ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट लीजिए और उसके बाजू वाला स्टेट लीजिए, मध्य प्रदेश स्टेट लीजिए, इन सब का जो डाटा है, राइट, so that can come under big data, but it is of this volume 10 raised to power 21. So that comes the big data. अगर suppose if you want to say क्या बोलेंगे उसका, 10 raised to power 21, 10 raised to power 21, 100, 10 raised to power 2, then 1000, then 10,000, then million, then 10 million. ऐसा करते करते उसके आगे तो थोड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन ये सिर्फ 10 raised to power 3, then 10 raised to power 6, 10 raised to power 12, 10 raised to power 9, 10 raised to power 12, 10 raised to power 15, 10 raised to power 18, 10 raised to power 21. उसके भी बाद में है, उसके भी बाद में है योटाबाइट, 10 raised to power 24. You just imagine, हम तो imagine नहीं कर सकते. Big data बोले तो 10 raised to power 21 bytes, zettabytes.
that is called as the big data. ये सारा का सारा डाटा जो है, 2 स्टेट का डाटा, 3 स्टेट का डाटा, 4 स्टेट का डाटा अगर आपके पास में है, स्पोर्ट्स के बारे में या फिजिकल एजुकेशन के बारे में है, तो दैट you can consider as a big data. Actually volume of that big data is zettabyte. अगर इसके ऊपर में अगर है तो that is also comes under big data. कुछ petabytes also comes under big data. Then exabyte also comes under big data, zettabytes or yottabytes. So these are the multiples of bytes, or this comes under the big data. Now, how to manage this data with the help of statistics? That is the glory. That is the glory of statistics. How to manage this type of big data with the help of statistics. So, back में लीजिए. Yes. See, what are the generation of the big data? Social media and networking. Scientific instruments, mobile devices, sensor technology network. Now see here, number of emails sent every second. How much? Number of emails sent every seconds. कितने हैं? 2 point. Are you getting this? दिखाई नहीं दे रहा? 2.9 millions. Number of emails sent every seconds is 2.9 millions. So this is the data. This completes is the data about the emails. Then data consumed by household each day. Data consumed by household each day. मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप लोग घर पे जाते हो, ठीक है, आप लोग घर पे जाते हो और इंटरनेट यूज करते हो. You are using internet at your home. So that is the data you are using at your household. That is the data you are using at your household. So the number of data consumed by a household each day, that is 375 megabytes. Then video uploaded to YouTube every minute. 20 hours का YouTube का वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो that comes under big data, right? That also comes under big data. Then data per day processed by Google. Google जो है, Google can process a data of the type petabyte. Petabyte अभी हमने आप देखा multiple of bytes में petabytes. So that is I think 10 raised to power. Petabytes कितना था? 10 raised to power 19 or something था. So that is the data used by Google. Then tweets per day. So how many tweets are per day? So they are using how many data? 50 million data. Then total minutes spent on Facebook each month. Total minutes spent on Facebook each month. So how many data you can consume there? 700 billions. Then data sent. So all these are the instruments, or all these are the sensor technologies. All these are the internet technologies, right? Google processors, they are using, they are generating the big data. And the multiples of data we have seen in the next slide, right? So this is 1 zettabyte is equal to 10 raised to power 21 bytes. Now one example is given there. If we try to attach a document that is of 100 megabyte, if you try to attach a document that is of 100 megabyte in size to an email को अगर आप 100 megabytes वाला document attach करते हो तो you would not be able to do this, as the email system would not support an attachment of this size. Therefore, this 100 megabytes of attachment with respect to email can be referred as big data. Right? Suppose if you want to attach one file which is of 100 megabyte to email will not do this. Okay? Because email will not support to do this. So what
So what happens? That is the big data corresponding to that email. Email can consider that as a big data. So how to deal with that type of big data? So these are the characteristics of big data. Variety, velocity, volume. Volume means we have just seen that the data of the type zettabyte. Then velocity means how speedily that data can be generated. And the variety means the different types of data. We have seen different types of data also. Sensor technology can create data. Google can create data. Technologies can create data. Then the various mobile devices can create data that we have seen. So what are the types of data? That is the variety of data. Then volume we have seen, that is of zettabyte. Velocity we have seen that how speedily that data is generated. So how to deal with that type of data? What are the softwares to deal with that type of data? That is given in the next slide. Next slide, please. Okay, next one. Better, back. Yes, that we'll see later in the next 2-3 slides. After 2-3 slides, you will get how to deal with that type of big data. Yes, what are the various softwares used for that big data? That you will get in the next few slides. So this is the generation of big data by social media and network. Twitter processes 1 petabyte of data daily. Petabyte we have seen just now in the multiples of byte. Petabyte हमने देखा. Google processes 100 petabyte data. 72 hours of video are added to YouTube every minute. So complete many data we are using, and that many data is called as the big data. Yes, next. The scientific instrument also used to generate the big data. This is for astronomy purpose, telescope. You can see the astronomers can see through the telescopes. So they can count the number of stars and all that. So that comes under big data. Then this is the particle accelerator. This is the picture of particle accelerator. This particle accelerator can see the acceleration of the various particles. So that can comes under the data. Yes. ठीक है? बोर तो नहीं हो रहा ना? Okay? Right? थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसलिए ग्लोरी है कि वो समझने में ही ग्लोरी है. जिसको समझता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको ना समझता है वो पीछे जाके सो जाते हैं. बट इट इज अ ग्लोरी ऑफ साइंस. अगर समझोगे तो बहुत अच्छा होगा. राइट? सो दिस इज मोबाइल डिवाइसेस. मोबाइल डिवाइसेस कैन ऑल्सो क्रिएट द बिग डाटा. नेक्स्ट वन. Sensor technology network. I will not waste my time on this. You can easily understand what is this. Yes. What are the challenges in handling big data? What are the challenges are there in handling big data? So it requires new architecture, new algorithms, and new technologies are needed to handle the big data. Experts in using new technology and dealing with big data, lack of software, lack of analytical skill, insufficient budgets. So these are the challenges we find to handle in the big data. And this you can do with the help of statistics and some softwares. How it is? Next one. Yes, next one. Yes. These are the many tools used to deal with the big data. With the help of statistics, if you use these tools, then it is very importantly, you can deal with any type of big data. See, the first one is integrate.io, process and prepare data for analytics. The big data you can process and prepare for analytics with the help of this software. Adverity, marketing analytics platform to track मार्केटिंग प्लेटफॉर्म. तो मार्केटिंग में जो बिग डाटा यूज करते हैं, यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. So these are the various software. Even you don't know, even
you don't know the name of these softwares. So with the help of these softwares and statistical knowledge, you can handle your big data very, very smoothly and very importantly. Yes, next one. Yes, and now we are coming in the last portion of this presentation. That last portion is on data science. Now today's most emerging branch of statistics is the data science. अगर data science में किसी को career करना हो तो you can use this statistics, you can use this branch there, you can use the knowledge about data science. Data science और statistics, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको knowledge statistics अगर और computer science के बारे में अगर हो, mathematics भी साथ में हो, तो they can create a wonder in this data science. CSM branch अगर किसी की हो तो they can create a wonder in data science. आप ये तीनों branches के साथ में जाइए, data scientist बन के काम कीजिए. You will get the more opportunities, and the most emerging branch of statistics nowadays is data science. Come, next one. Now, what is the data science? Data science का मतलब क्या है? What do you mean by data science? Data science का मतलब है to extract something from the data, which is very important. Data science is what? To extract some beautiful things from the data. इतना सारा डाटा दिया है आपके पास में, कितना सारा डाटा है. गूगल प्रोड्यूस करता है, ट्विटर प्रोड्यूस करता है, मोबाइल डिवाइसेस प्रोड्यूस करता है, सोशल मीडिया इवन प्रोड्यूसेस दिस डाटा. अगर उसमें से हम अगर एक आधी अच्छी चीज अगर निकाल सकते हो तो that is called as the data science. So data science is what? Extracting a very important from the data, hidden things from the data. Data science is the study of data to extract a meaningful insight for business. Business के लिए जो भी लगता है अगर हम डाटा में से निकाल सकते हो तो that is called as the data science, right? It is the multidisciplinary approach that combines principles and practices from the field of mathematics, statistics, artificial intelligence, and computer engineering to analyze the large amount of data. So this is the multidisciplinary approach. Multidisciplinary, why? Because it needs the concept of 4 to 5 branches. Statistics भी लगता है, mathematics भी लगता है, computer science भी लगता है, और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में भी ज्ञान होना आवश्यक है. सो दैट कम्स अंडर डाटा साइंस. नेक्स्ट वन. यस, what are the applications of statistics are needed in data science? The first one is very simple, central tendency. आप लोगों को शायद पता होगा, स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत ही सेंट्रल टेंडेंसी से करते हैं. क्या है सेंट्रल टेंडेंसीज? मीन, मोड, मीडियन, ये जो चीज है दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी. द सेकंड वन इज measures of spread. Spread means variation, scatteredness. What are the various measures of scatteredness? Variance है, range है, mean deviation है और standard deviation है. So these are the various measures of spreadness or scatteredness or variations, right? So वो भी चीज लगती है. और क्या लगता है? What is this? That is percentiles. Percentiles. थोड़ा zoom कीजिए उसको. इससे ज्यादा zoom नहीं होता है. Okay, I will explain you there. Yes, percentiles. Percentiles. क्या चीज है percentiles? These are the partition values. Partition values.
quartiles, deciles, percentiles. The number of values which divides into 100 equal parts, that is called as the percentiles, or the series which divides into 4 equal parts, that is called as the quartiles, and the series which divides into 10 equal parts, that is called as the deciles. When the series is divided into 100 equal parts, that is called as the percentiles. So the information about that percentiles you can use in the data science. Then what is this? This is the curve of normal curve, and that is called as the probability distributions. So probability distribution का भी importance होता है data science में. और क्या चीज होती है? This is PCA analysis. So I think that you don't know about PCA, principal component analysis. Then sampling, right? When you are taking a sample from the population, sample निकालना बोले तो क्या है? What do you mean by sample? What do you mean by sample? When you are taking a sample from the population means what? Yes, you are right. Yes, representative. That means you are taking a part of that population. You are taking a part of that population. That means that means the intersection of that population. सब part of that population. अगर मैं इतने सारे population जो है, अगर सारी की सारी चेयर भरी होती तो 200 का population होता. अगर मैं इनमें से 20 लोगों को एज ए सैंपल लेता तो 20 लोग मेरे सैंपल होते और population जो होता है वो 200 का होता. So that is called as the sampling. What are the various types of the sampling? Simple है, simple random sampling, then stratified random sampling, purposive with the help of some purpose, then probabilistic sampling with the help of some probabilistic concepts, then stratified random sampling, cluster sampling, बहुत सारे samplings है, sampling के types है. So that use is required here in data science. Then Bayesian mathematics or Bayesian statistics. Bayesian statistics is one of the novel feature of probability distribution that you require in data science. Then correlation and regression. This is also, correlation and regression. You better know about this, correlation and regression. तो अगर ये सारी चीजें आपके पास में है, अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता है, अगर आपको स्प्रेड मेजर्स ऑफ स्प्रेडनेस के बारे में पता है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता है, अगर आपको सैम्पलिंग के बारे में नॉलेज है, अगर आपको बेसियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज है, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में नॉलेज है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन वैल्यूज के बारे में नॉलेज है, तो यू आर फिट फॉर द डाटा साइंटिस्ट. डाटा साइंटिस्ट के लिए आप फिट हो. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स. डाटा साइंस में जो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली फॉर द एनालिसिस पर्पस. तो कौन से 3 तरह का एनालिसिस उसमें होता है? So descriptive analytics means analysis which is made on the past and present data जो आप time series में use करते हो. Then predictive analysis, if you want to predict something, that is also you can using in time series. Perspective analytics means you have to prescribe some course of action so that you can use in game theory. ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजों का उपयोग डाटा साइंटिस्ट बनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो यू कैन गो फॉर डाटा साइंस. डाटा साइंटिस्ट करने के लिए, डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप जा सकते हो. नेक्स्ट वन, एडिशनल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस. इन सारी चीजों का नॉलेज होने के बाद में और भी कुछ चीजें हैं जिनका नॉलेज होना जरूरी है. That is the very important things. T-test, जिसके बारे में शायद इसके पहले वाले प्रेजेंटेशन में आपने सुना होगा. Z-test, F-test, ANOVA, T-test और F-test. These are the
स्मॉल सैंपल टेस्ट, जेड टेस्ट जो है दैट इज द लार्ज सैंपल टेस्ट, and ANOVA for the to make the comparison between two things, you can use the ANOVA test. Then cluster analysis, discriminant analysis, factor analysis, ये सारी चीजें जो है knowledge of correlation and regression आपको लगेगा. Within regression you need to explore simple regression, logistic regression क्या है, multiple regression क्या है, इन सारी चीजों का knowledge आपको होना जरूरी है. ये सारी चीजों का नॉलेज अगर आपके पास में है तो यू आर बेटर फिट फॉर द डाटा साइंटिस्ट पोस्ट, राइट. नेक्स्ट. यस, नाउ दीज थ्री concepts are very much important to become a data scientist. कौन से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड हियर डोमेन एक्सप्लोरर, राइट, डोमेन एक्सपर्टाइज. कंप्यूटर साइंस स्किल में आपको प्रोग्रामिंग होना जरूरी है, बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, बिग डाटा जो हमने बताया उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है. यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल नॉलेज हम क्या क्या यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है. मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स नॉलेज के बारे में आपको पता होना जरूरी है. देन बेसिक नॉलेज, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड यूजर टेस्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो है, मशीन लर्निंग, पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, these are the key skills of the computer science. Then key skills for statistics, SAS programming, statistical analysis सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना जरूरी है. बाद में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में, मतलब ANOVA आपको पता होना जरूरी है. ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े स्टैटिस्टिशियन बनने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े चीज को हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इन सारे चीजों का नॉलेज होना जरूरी है. मैथमेटिक्स, लास्टली, मैथमेटिक्स तो होता ही है, मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए. बिना मैथमेटिक्स का कोई भी, यानी देयर इज नो यूनिवर्स विच आर विदाउट मैथमेटिक्स. मैथमेटिशियंस तो होना जरूरी है, स्टैटिस्टिशियन भी होना जरूरी है, और कंप्यूटर साइंस का स्किल भी आपके साथ में होना जरूरी है. इन सारे चीजों का अगर साथ में आपके साथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रुका सकती है, राइट. देन नेक्स्ट, सिमिलैरिटीज बिटवीन डाटा साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन. तो स्टैटिस्टिशियन और डाटा साइंटिस्ट, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, तो इसमें दिया अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, investigating problems, exploratory data analysis, analyzing trend, creating forecasts, visualizations, reporting findings to non-technical users. So ये सारी चीजें जो है that comes under data scientist as well as statistician. And next one, yes, this is the Sanskrit shlok for the subject statistics, which shows you the importance of statistics. आपने इतना सारा देखा, इतने सारे स्लाइड्स देखे, इन सारे स्लाइड्स का सार जो है वो मेरे इस संस्कृत श्लोक में है. वो मैं कहना चाहूंगा, वो मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है. शुक्राचार्य की शुक्र नीति कहती है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल नहीं है, जड़ नहीं है मतलब, जिससे कोई औषधि न बनती हो, और कोई भी आदमी अयोग्य नहीं होता जिसको काम में लेने वाले मैनेजर ही दुर्लभ हो. और लास्ट में हम कहते हैं कि सर्वस्मिन शास्त्रेषु सांख्यिकी वर्तते. इसलिए हम कहते हैं कि सांख्यिकी इज ए ग्लोरी ऑफ साइंस. इट इज अ ग्लोरी ऑफ साइंस
the use of statistics, the application of statistics, where we are using statistics, how we are using statistics, what is the importance of statistics, that I explore with the in front of you. Next one. And thank you. Thank you so much. If anyone has any question, please you may ask. किसी के मन में कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन है या प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। Yes, if it is of the type petabytes, इस टाइप में अगर होगा, उसका वॉल्यूम होगा तो कर सकते हो। अगर पूरे वर्ल्ड का सेंसस आप लोगे तो इट्स बिग डाटा। Yes. Deciles. When you, if suppose a series, if you divide the series into 10 equal parts, then it becomes the deciles. If you divide in 4 equal parts, then it is the quartiles. If you divide in 100 equal parts, that is the percentiles. Any more questions? Number 11 slide, please. Can we? And slide number 11. Yes. You want to ask that problem oriented research and problem solving research, right? Naturally. Yes, naturally. When you are solving some problems, you will get some, you can take some actions on that. Solving some problem does not mean that you have done everything. You have to give some reports on that. You have to prepare some reports. You have to find out some solutions for that. You have to take some action. Yeah. No problem. Many statisticians or many authors are given some different name for the research. Some says exploratory research, some says descriptive research, some says action-based research, some says problem-solving research, some says numerical value research, whatever it is. That depends on you, what you want to say. Okay, this is last question. No doubts? Okay, so please have a seat. Thank you very much, sir. मैं अनीता गुप्ता on behalf of Degree College of Physical Education श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एवं आयोजन समिति की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें आपने महाभारत काल के समय का उल्लेख किया और जिन उत्तम उदाहरणों के साथ छात्रों को अवगत कराया, जिससे कि सभी छात्र लाभान्वित हुए। इसके साथ ही जो आज का ट्रेंड है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिग डेटा साइंस, उसके बारे में भी आपने बच्चों को काफी अच्छे ढंग से अवगत कराया, क्योंकि आज के जो समय है उसमें इनको नॉलेज होना अति आवश्यक है। वेदर दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि आज का कोई भी फील्ड इस सब चीजों से अछूता नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम करें, इन सब चीजों के साथ आपको चलना ही होगा। और यह हमारे लिए अत्यंत ही भाग्य की बात है कि इस बीच इस वर्कशॉप या इस कार्यशाला के माध्यम से आपने हमें आने वाले सभी चीजों से लाइक बिग डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट ऑफ डेटा, इस बारे में आपने ज्ञान दिया। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आगे जब कभी भी हमें इस प्रकार की आवश्यकता पड़े और हम आपको यहाँ पे बुलाएं तो आप हमें इस अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और आयोजन समिति की तरफ से आपका
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर।